फूलने लगता है और जब जब मैं सांस छोड़ता हूँ तो मेरा पेट पिचकने लगता है। अब मैं कंफ्यूज कि नाक से मैं सांस भर रहा हूँ, टीचर ने कहा, गुरुजी ने कहा फेफड़ा में जाती है, पर ये पेट क्या कर रहा है, पेट का क्या रोल आ गया। अरे भाई, पर एक गुरुजी ने और कहा कि सांसें लेना है तो पालथी मार के बैठो, सुखासन में बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो। अरे बाबा, अब मैं नाक से सांस ले रहा हूँ, सांस नलिका में सांस जा रही है और लंग तक पहुँच रहा है, फेफड़ा में जा रहा है। अब इस रीढ़ की हड्डी की क्या ज़रूरत कि सीधी करके बैठे। अरे टेढ़ी हो, मेढ़ी हो, लुंज हो, पुंज हो, सोए हैं कि बैठे हैं कि वगैरह वगैरह हैं, उससे सांसों का क्या संबंध, जरा देखिए तो सही। और फिर कहते हैं गुरुजी प्राणायाम करो। अरे भाई, सांसें आ रहा है, सांसें जा रहा है, प्राणायाम तो हो रहा है, अब इसको करना क्या। मैं तो बड़े उलझन में हूं मित्र, आपको यदि कोई बात समझ में आ रहा हो तो मुझे समझाना। मैं तो बड़ी उलझन में फंस गया। फिर मुंह से भी सांस लेते हैं, पर बचपना में कभी कभी हम जब मुंह से सांस लेते थे तो घर के बड़े बुजुर्ग बोलते थे मुंह से सांस लेते हो, नाक से लो। अच्छा, नाक से लिया। अब स्कूल में गया, अब एक गुरुजी था, उसने कहा भैया नाक बंद करो, नाक बंद कर लिया, मुंह से सांस भरो। अरे, कभी आदमी मुंह से बोलते हैं, कभी आदमी नाक से बोलते हैं। अब मैं दौड़ने लगा, अब दौड़ते 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 अब नाक से मेरी सांसें कम होने लगा, अब मैं मुंह से लगने। अरे बाबा, फिर खांसी आ गया, फिर और खांसी आ गया। फिर मैंने कुत्ता को देखा, अरे ये तो पेट को मशीन की तरह से अब जीभ को निकाल रहा है। मतलब ये कितने भिन्न भिन्न प्रकार की सांसें लेते हैं भैया। और उसके बाद फिर मैंने बिल्ली को देखा, एक छोटी सी नन्ही सी बिल्ली घर का बैठ जाती है और गला को करती है खुश होकर के गुटुरगु गुटुरगु। ऐसे करके बड़ी खुश होकर के वो मुझे बताते हैं, अरे बाबा ये तो गले का, कंठ का ही प्राणायाम कर रहे हैं, कंठ से सांसें ले रहे हैं। अच्छा, फिर एक दिन और अद्भुत बात हो गया मेरे साथ, मैं बड़ा पगलेट जैसे हो गया। 6वीं कक्षा में गया, वहां गुरुजी ने पढ़ाया, मेढक जमीन के अंदर गड़ जाती है, गहरे में चले जाती है, 6 माह के बाद बरसात आता है तो फिर निकलता है, टर 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 करते हैं। मैं बोला गुरुजी काहे की बकवास की बात फेंकते हैं गुरुजी, ये आपने हमको गलत क्यों पढ़ा रहे हैं गुरुजी। बोले बेटा क्या हो गया। मैं बोला कि वो 6 माह तक बिन सांसें लिए जमीन के नीचे गड़ जाता है, जहाँ हवा नहीं रहता, पानी नहीं होता, किसी अंदर में धंसा पड़ा रह जाता है, भोजन भी नहीं करता और जीवित रह जाता है उसके शरीर। मैं तो एक दिन भी ना खाऊं तो मैं मर जाऊं, मैं तो एक क्षण भी सांस ना लूं तो मैं फड़फड़ा जाऊं, और आप कहते हो को मेढक जा कर के सोया रह जाता है। बोले हाँ। मैं बोला मुझको फिर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आया। फिर उन्हें एक भी कह दिया कि मेढक को जल में भी दिखाई देता है। मैं बोला अच्छा, मैं तो जल में नहाने जाता हूँ तालाब में और डुबकी मारता हूँ तो मेरी आंखों में पानी भर जाता है और कसा कर जाता है, आंखें लाल हो जाती है और घर के लोग बोलते हैं कि तू तालाब में तैरा था, तेरी आंखें बता रहा है, और मैं ठीक से निहार नहीं सकता, देख नहीं सकता और सांसें भी नहीं ले सकता। तो वहाँ कैसे सांस लेते होंगे गुरुजी।
वो तो मछली भी नहीं है। बोले सांसें तो लेती है, आँख भी दिखती है, अच्छा वो जल में भी है, थल में भी है और ज़मीन के अंदर भी है। बाप रे, तो ये मेढक तो फिर सबसे बड़ा सन्यासी है, इसको तो समाधि है, इसी को प्रणाम करना चाहिए। ये तो अद्भुत प्राणी है, ये तो हम लोगों में सबसे ज़्यादा शानदार अद्भुत है। और गुरुजी ने एक चीज़ और बोल दिया। क्या बोल दिया? मेढक एक और अद्भुत प्राणी है, उसको कोई डुबा नहीं सकता, समुद्र भी उसको नहीं डुबा सकता, उसके गले तक रहता है। मेढक की सिर के नीचे वो मेढक गला तक सारा पानी रहता है। आपका लोटे का पानी, अच्छा आपका तालाब का पानी, चाहे आपका नदी का पानी, चाहे आपके सागर की पानी, मेढक के गले तक के होता है। मैंने मेढक में इतनी अद्भुत गुण हो जाता है? बोले हाँ, इतनी अद्भुत गुण हो जाता है। और क्या हो जाता है? तो उसने कहा प्रकृति के इसमें और एक विशेषता है। मेढक बाहर में संभोग क्रिया करता है बिना शरीर का। ओहो, सूक्ष्म संभोग क्रिया करता है, उसके बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। कैसे हो जाते हैं? बोले कि अंडा, वो एक अंडा जो है वो निकालते रहते हैं मेढकी। ओहो, अच्छा। और मेढक अपना शुक्राणु बाहर में निकाल देते हैं और वो दोनों आपस में फिर वो क्रिया करके, संभोग क्रिया करके नए बच्चों को जन्म दे देते हैं। मतलब एक दूसरे को वासना नहीं करते, संन्यास, पर उसका बच्चा बाहर में पैदा हो जाता है। दोनों बाहर में संभोग कर लेते हैं, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं बाहर में ही, कोई शरीर की जरूरत नहीं। मित्रों, मेढक की विशेषता सुना, जोक की विशेषता सुना, मछली की विशेषता सुना, पौधों की विशेषता देखा, वनस्पति की विशेषता देखा। मेरा जीवन में पागलपन आ गया मित्रों। मैं नहीं जानता आपका पागलपन, पर मेरे अंदर में तो भूचाल आ गया, आग लग गया, आग लग गया। मैं कितना कम जानने वाला, मैं कितना कमज़ोर, मैं कितना तुच्छ, मेरा शरीर कितना कमज़ोर कि मैं इन छोटे छोटे मक्खी और मच्छर जैसे प्राणी से भी मैं कमज़ोर। ईश्वर ने मुझे इतना कमज़ोर बना दिया। और आदमी कहता है भगवान का शानदार, सबसे बेहतरीन कोई सृजन है तो मनुष्य है। मैं एक भागवत कथा में बैठा हुआ था, बच्चा था, पंडित जी बोल रहे थे कि ईश्वर भी मनुष्य की शरीर पाने के लिए तरसते हैं। तो मैंने खड़ा होकर कहा, झूठ काहे बोलते हो महाराज? पूरे महफिल में सब भौचक हो गए। ये हाफ पैंट और छोटा सा हाफ कमीज पहना हुआ लड़का। मैं गुस्से में तमतमा करके बोला कि पंडित जी आप झूठ काहे बोलते हो भैया? दुनिया का सबसे कमजोर, लुंज पुंज और बेकार कोई शरीर है तो मनुष्य का शरीर है। वो तो मच्छर जैसा भी शक्तिशाली, वो मच्छर तो जान लेता है क्या है, कैसा है, गंधों की पहचान है, मक्खियां भी हैं। अब देखो ना, मेढक तो हमसे कितना ज़्यादा ज्ञान रखता है, उनका शरीर कितना चीज़ें हैं, उनके शरीर जितनी ताकतवर तो हम लोग नहीं हो सकते। शेर, भालू, हाथी, घोड़े, पशु, पक्षी नहीं देखते, पक्षी उड़ जाते हैं और हम उड़ने की कोशिश करें तो धड़ाम से हमारा हड्डी टूट जाता है। और गौरैया पक्षी तो उड़ते उड़ते आसमान को नाप लेता है। हमारा शरीर सबसे कमजोर है। आप काहे झूठ बोलते हो गुरुजी? पंडित जी होकर के आप, पूरे घर वहाँ सन्नाटा हो गया। अब मुझ बालक को, एक अबोध बालक को जो समझने को तैयार नहीं, उसको कौन समझाए? मित्रों, मुझको पकड़ करके वहाँ से हटा दिया गया। खलल हो रहा था भागवत कथा में, पर मेरे जीवन के अंदर का भागवत कथा में खलबली मचा हुआ था। मैं तो जानना चाहता था कि ऐसा क्यों होता है। तो मित्रों, शायद आप जानते होंगे, आप जानते होंगे। तो इसी क्रम में जब आगे बढ़ते बढ़ते उम्र बढ़ता गया, लोगों से और पाला पड़ते गए, अलग अलग विद्वानों से पढ़ता गया, तब मैं ये जो सांसों की गति पर जब हम काम करना शुरू किए तो हमें ये बड़ा अद्भुत लगा। तो मित्रों, इन प्रश्नों का उत्तर आपके पास होगा, निसंदेह होगा। मुझको इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में 30 बरस लगा, और ये 30 बरस लगा और मुझे मिला कहां? मिला तो नाक में मिला, मिला कहां? तो पेट में मिल गया, मिला कहां? तो फेफड़ा में मिल गया, मिला कहां?
तो रीढ़ की हड्डी में मिल गया, और इन सारे चीज़ों को और जब गहराई में जाता गया तो और कहाँ मिल गया, तो प्राणायाम में मिल गया। तो जो मुझे मिला, लेकिन मेरी खोज अभी भी जारी है, यह रिसर्च का फाइनल नहीं है, खोज जारी है, पागलपन जारी है, आग अभी भी लगी हुई है, अभी बुझा नहीं है। तो जो मोटा मोटा चीज़ मैंने जो जाना, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाक का संबंध मेरे मन से होता है। ये जो नाक दिखाई देता है ना, जिसको आप नाक बोलते हो, इस नाक के यहाँ इस एरिया में ये जो सूक्ष्म ग्रंथियाँ हैं, जब इसको हम एक्यूप्रेशर करते हैं, यहाँ से पूरे की जो नाक का एरिया है, ये पूरा का पूरा जो मेरा नाक का है, जो मन से संबंध रखता है। आप इस यहाँ टच करो, आपका मन बदल जाएगा। यानी कि जो सांसों की गति है, यदि सांस में कोई तत्व भारी है, यानी मेरा अभी जल तत्व भारी है, तो मेरे नाक को उस हिस्सा को वो जल तत्व प्रभावित करेगा और मेरा मन प्रभावित होगा। मेरा अग्नि तत्व भारी है, तो अग्नि तत्व मेरे नाक के उस अंग को टच करेगा और मेरा मन प्रभावित हो जाएगा। माने नाक का संबंध मन से है, और इसीलिए नाक भी चंचला है और मन भी चंचला है। नाक को भी आपको काबू करना बड़ी मुश्किल है और मन को भी काबू करना मुश्किल है। आप नाक को भी ढक करके नहीं रख सकते। पूरी दुनिया में आपकी नाक की बात रहती है और पूरी आपकी मन की बात रहती है। मन और नाक का गजब का संबंध है। कभी यार मन और नाक के दर्शन को समझना, जैसे ही मन और नाक के दर्शन को समझेंगे मित्र, तो आप प्राणायाम बहुत जल्दी समझेंगे। और फिर आप प्राणायाम को समझने के लिए नाक को समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप नाक को समझ आता है, तो फिर आपको मन समझ में आ जाएगा। क्योंकि नाक और मन, नाक उसका स्थूल स्वरूप और मन उसका सूक्ष्म स्वरूप, मन उसका सूक्ष्म स्वरूप और सांसें उसके भाव स्वरूप। अब नाक से सांस चलना बंद हो जाए, मैं मुंह से सांस लूं, तो मन मेरा प्रभावित होगा। क्योंकि अब नाक टच नहीं कर, नाक को हम बंद करें, नाक को हम खोल रहे, नाक को हम दबाव दे रहे। एक बंदा ने कहा, गुरुजी आपको प्राणायाम करने नहीं आता। मैं बोला हाँ बेटा मुझे नहीं आता, आप सिखा दो। उसने कहा कि ऐसा पकड़ो, फिर ऐसा करो, ये प्राणायाम होता है। मैंने बोला हाँ बेटा ठीक है। जब तू ऐसा करता है ना, जब तू नाक को यहाँ दबाता है ना, तो इस जो मन की जो एक हिस्सा है, मन की वह कौन सी पॉइंट है जिसको आप दबा करके बोलते हो मैंने प्राणायाम कर लिया, फिर यहाँ की एक पॉइंट को दबा के बोलते हो मैंने प्राणायाम कर लिया, आप दोनों का दबा देते हो, तब एक और प्राणायाम कर लेते हो। दरअसल ये मन के अंदर में जो उसकी ग्रंथियाँ हैं और जो मन की पावर्स है, यानी जो थायराइड को प्रभावित करता है, जो आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है, जो हमारे मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है, जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रभावित करता है, जो हमारे यूरोस्टाइल को प्रभावित करता है, ये नाक के दो हिस्से हैं। अध्ययन करना मजा आएगा आपको। बाद में कभी विस्तार से बात करेंगे नाक और मन के इस विश्लेषण के बारे में। मित्रों, जब हम सांस लेते हैं तो नाक के जिस हिस्सा को मेरी सांसें टच करता है, मन के मेरे उस हिस्सा को वह क्रियाशील कर देता है, और नाक के जिस हिस्से को वह मेरी सांसें छूता नहीं है, स्पर्श नहीं करता है, तो मेरे मन की उस हिस्सा को वह निष्क्रिय भी कर देता है। अब देखिए कितना बढ़िया सी बात है। अब दूसरा आ गया, सांसों का संबंध पेट से है। अब सांस हम लेते तो हैं, और प्रत्यक्ष में तो वही दिखाई देता है भैया कि पेट फूल रहा है और पेट पिचक रहा है, और फूल भी रहा है और पिचक भी रहे हैं। ये बिल्कुल वास्तव में भी है। तो क्या हम नाक से सांस लेते हैं तो वह फेफड़ा में जाता है, और क्या मैं मुंह से सांस लेता हूं तो वो पेट में जाता है? आप जरा सांस ले करके इसका प्रैक्टिस करना, ये आपके लिए होमवर्क है, गृह कार्य है। नाक में एक क्लिप चिपका लेना, या दोनों नाक को बंद कर देना, टेप मार देना, क्योंकि मुंह अभी आपके पास है सांस लेने के लिए। कुछ दिन तक के मुंह से सांस लो, जाने दो आने दो। और डॉक्टर भाई से पूछो कि भैया जब मैं मुंह से सांस लेता हूं तो ये पेट में चला जाता है क्या? फिर पेट से ये फेफड़ा तक कैसे आता होगा? फिर फेफड़ा से हार्ट तक कैसे जाता होगा? फिर हार्ट सारे ब्लड को कैसे सर्कुलेशन करता होगा? फिर मेरी रीढ़ की हड्डी में सांस कैसे जाती होगी? फिर हड्डी के अंदर में सूक्ष्म रूप में वो फुफ्फुस में कैसे सांसें मेरी चली जाती होगी? हड्डी के अंदर में और बहुत सी जगह में ठोस में तो नस नाड़ियों का पहुंच नहीं है,
पर वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो जाता है, फिर वहाँ हड्डियाँ कैसे जीवित रह जाती हैं। फिर आप कहते हो हड्डी में ऑक्सीजन की कमी हो गया, यानी कैल्शियम में कुछ चीज़ें घट गई या बढ़ गया, तो उसका धनात्मक और ऋणात्मक आयन में प्रभाव होने से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, घिसने लग गई या कुछ भी ऐसा वैसा, तो आयनों का बड़ा कमाल हो गया, धन आयन और ऋण आयन। तो मेरे शरीर में धन आयन और ऋण आयन का संबंध क्या हो गया? आप डॉक्टर बंधुओं से पूछना, बड़े बड़े विशेषज्ञों से पूछना बंधुवर, ये आपका होमवर्क है, एक छोटा सा रिसर्च करना। मैं तो पागल आदमी हूँ, आग लगा है जानने की जिज्ञासा। अब इसके बाद जब हम पेट में भोजन भरते हैं या पेट में हवा भरते हैं या पेट को खाली करते हैं या पेट को डल्लप डल्लप करते हैं, जिग जाग करते हैं, या पेट को मरोड़ते हैं या पेट के साथ कुश्ती लड़ते हैं या पेट को मसाज करते हैं, बचपना में मुझे कभी सिर में दर्द होता था तो मेरी नानी माँ घी पकड़ लेता था हथेली में और मेरे पेट में ऐसा घी मलते थे, ऐसा घी मलते थे, मैं चिल्लाता था, नानी रहने दो ना, पेट को क्या कर रहे हो, पेट को क्यों मरोड़ते हो, पेट में मेरी पेट को इधर से उधर करते हो। और मेरी पेट को वो पूरी तरह से निचोड़ देते थे, ऐसे कर करके दबा दबा करके, और मैं बोलते रहता था और धीरे धीरे मेरा मस्तिष्क का दर्द गायब। अच्छा, एक दिन मैं पहली क्लास में मैं बहुत डर गया था, इतना डर गया था कि मुझे नहीं बैठना है, मुझे नहीं बैठना है, मुझे बैठना ही नहीं है, मैं बैठ ही नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे पेट में घी को लगा दिया, नाभि में, बोला कि नाभि में लगा दिया, अब स्कूल जा। अब अच्छा कमाल हो गया, नाभि में घी लगते ही मुझे पढ़ाई का डर खत्म होने लगा धीरे धीरे। वो रोज नींब डाल देता। एक दिन क्या किया उसने, मेरे नाभि में थोड़ी सी नमक और घी को मल के डाल दिया। एक दिन उन्होंने क्या किया, सरसों तेल और सेंधा नमक को पकड़ा और मेरे नाभि में डाल दिया। अलग अलग दिन वो अलग अलग करते रहे और मेरा बुद्धि खुलता गया। तब मैंने पूछा, नानी ये पेट और दिमाग का सीधा कनेक्शन है क्या? तो बोले हाँ बेटा, पेट का सीधा कनेक्शन मस्तिष्क से है। मित्रों, अब जो भी खाना खाते हो उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क में जाता है, पेट में गैस बनता है और सिर का दर्द फट जाता है, ऐसा लगता है कि अब सिर फट जाएगा। पेट में कोई गुड़गुड़ी होता है और मस्तिष्क आपका भारी हो जाता है। तो पेट के अस्वस्थ होते ही आपका मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है। इसीलिए तो पुरानी कहावत है, माँ कहते हैं अपने बहू से कि बहू, बेटा का दिल जीतना है तो उसका मार्ग पेट से होके जाता है। तो उसको स्वादिष्ट व्यंजन खिला, उसके मनपसंद का भोजन दे, वो तेरा हो जाएगा। यानी मस्तिष्क को जीतना है तो पेट को जीत लो, मस्तिष्क को अच्छा करना है तो पेट को अच्छा कर लो, मस्तिष्क को ज्ञानवान बनाना है तो पेट को ज्ञानवान बना लो। यानी मस्तिष्क को आपको तंदुरुस्त रखना है तो पेट को तंदुरुस्त रखना है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन देना है तो फिर पेट को सही ऑक्सीजन दो। कितनी तारतम्यता है पेट से मस्तिष्क का संबंध। अच्छा, और मस्तिष्क माने क्या? सूक्ष्म, जो आंखों से दिखाई ना दे, जिसका पूरा क्रियाकलाप सूक्ष्म जगत। और नाक, जिसका कोई क्रियाकलाप दिखाई ना दे। और नाक जिसका कोई क्रियाकलाप दिखाई नहीं, लेकिन भाव जगत, पूरा मेरा शरीर, मेरा संसार, मेरा होना ना होना, मेरी सफलता असफलता, मेरी साधना ना साधना, मेरा माया मोह या मेरा मुक्ति, सब का सब भाव जगत से, भाव जगत से जुड़ा। मन भाव जगत, पेट सूक्ष्म जगत और फेफड़ा शरीर का जगत। आप फेफड़ा में सांस लेते हो तो सांस छोड़ते हो तो पूरा शरीर के एक एक कोशिकाएं उससे प्रभावित होता है। उसको ताकत चाहिए तो फेफड़ा उसको कहता है कि मैं हूं ना। हार्ट को ताकत चाहिए तो फेफड़ा कहता है मैं हूं ना। ब्लड को ताकत चाहिए तो कहता है फेफड़ा मैं हूं ना। और मेरा फेफड़ा यदि नुकसान हो गया तो मेरे शरीर की ब्लड प्रेशर में फर्क आ गया, फिर मेरा ब्लड तंदुरुस्त नहीं रहा, फिर मैं तंदुरुस्त नहीं रहा, मेरे शरीर जाता रहा।
मेरे शरीर के एक एक रक्त रसायन को यदि कोई तंदुरुस्त और शानदार रखता है तो उसका मार्ग, उसका जिम्मेदारी, उसका विभाग फेफड़ा कहा जाता है। अच्छा, तो फेफड़ा को भी इसको समझना पड़ेगा सांसों से। समझ में आ गया, चलो फेफड़ा है, हम सीधे सांस लेते हैं, डॉक्टर कहते हैं भाई फेफड़ा में सांस जाती है आती है, ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है, और हमारी जो हार्ट है धुक 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 पंपिंग करते चलते रहता है। तो फिर पंपिंग करते हैं तब मेरा ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है, और ब्लड को ऑक्सीजन देने और लेने और ऑक्सीजन देने का काम करते रहता है मेरा फेफड़ा। चलो आ गया। फिर भैया रीढ़ की हड्डी को क्या करें यार? क्यों भी हम सांसें लें तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो, प्राणायाम करें तो रीढ़ की हड्डी क्यों सीधी हो? आखिर इस प्राणायाम का संबंध जीवात्मा से कैसे हो गया, और रीढ़ की हड्डी का संबंध अचेतन मन से कैसे हो गया? मित्रों, ऐसा कहा जाता है बोन मेरो मेरे इस शरीर का यदि कोई रक्त बनता है तो बोन मेरो से बनता है। तो एक बार रक्त बन गया तो फिर वो बनते नहीं रहता है। रक्त जो है वो उसका उपयोग होते रहता है, और धीरे धीरे रक्त जो है समाप्त होते रहता है। और बोन मेरो से जो रक्त बनते रहता है, और बोन मेरो का ही जिम्मेदारी होता है, वो हमारे शरीर में तमाम तरह की चीज़ों को बनाते रहते हैं। यानी रीढ़ की हड्डी का बड़ी विशेषता। और रीढ़ की हड्डी का वह पोपले भाग से, खाली भाग से वो बोन मेरो बनते रहता है। मैंने एक ऐसा तरल पदार्थ बनते रहता है जो मेरे शरीर के रक्त को, रसायन को, सारी चीज़ों को बनाने में जिम्मेदार होता है। तो फिर उस रीढ़ के हड्डी तक सांसों का क्या मतलब? सांस तो नाक से लेना है, सांस तो फेफड़ा में गया, सांस तो मुंह से लिया, सांस पेट में गया। अब रीढ़ की हड्डी को क्या इसकी जरूरत पड़ गया? जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होगा तो क्या मेरी सांसें सीधी की सीधी रीढ़ की हड्डी में पहुंच जाता होगा? क्या डायरेक्ट पहुंच जाता होगा क्या, जिससे मेरी बोन मेरो तंदुरुस्त हो जाता होगा? फिर बोन मेरो का संबंध हमारे अचेतन मन से। अच्छा, यानी रीढ़ की हड्डी का संबंध अचेतन मन से, मतलब मेरे शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होगा तो मेरा अचेतन मन काम नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हर एक माइटोकॉन्ड्रिया में, हर एक कोशिकाओं में, हर एक कोष में एक अचेतन मन होता है। वो कौन सा है? वहाँ तो रीढ़ की हड्डी हमको दिखाई नहीं देती। फिर वहाँ कौन सी रीढ़ की हड्डी हो गया? एक कोष है, एक कोष में भी रीढ़ की हड्डी कहाँ से हो गया? फिर एक कोष में फिर नाक कैसे होगा? फिर एक कोष में फेफड़ा कैसे होगा? एक कोष में फिर पेट कैसे होगा? पर वो एक कोषी जंतु भी जीवित है, उसके सांस लेने के लिए नाक नहीं है, उसका कोई अंग ही नहीं है, कोई अंग ही नहीं है, न मस्तिष्क है, न फेफड़ा है, न पेट है, न वगैरह वगैरह, क्योंकि तो एक ही कोष है। तो विज्ञान और ये अध्यात्म दोनों मेरे मन में आग लगा दिया। मित्र, आप भी जरा कभी समय निकले तो इस बाबत विचार करना। तो रीढ़ की हड्डी का संबंध अचेतन मन से होता है। लेकिन जो रीढ़ की हड्डी हम यह बोलते हैं मित्रों, जो मेरे पीठ के हिस्सा में पीछे में जो एक हड्डियों की श्रृंखला है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो मनुष्य में वो एक बड़ा प्रतीक है, वो बड़ा रीढ़ की हड्डी है। और हमारी हर एक माइटोकॉन्ड्रिया में सूक्ष्म रूप में, हमारे एक एक पावर हब में जो एक इस सूक्ष्म रूप में एक जो मार्ग बनता है, एक मार्ग बनता है जीवात्मा से लेकर के इस पदार्थ के बीच में जो पुल का काम करता है, उसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अचेतन से चेतन के बीच में जो पुल का काम करता है वो रीढ़ की हड्डी कहलाता है सूक्ष्म रूप में। पर स्थूल रूप में जो हमारे रीढ़ के जो पीछे हिस्से में पीठ में है वो रीढ़ की हड्डी है। मेरे शरीर की आकृति बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यहाँ जो पोला का स्थान होता है, वहाँ से जब सांसें गुजरती है, वहाँ से जब ऑक्सीजन गुजरती है, तो वहाँ से जो ऑक्सीजन गुजरती है और वहाँ जो क्रियाएं होती हैं, जो रासायनिक क्रिया होता है, जिसको आप बोन मेरो बोलते हैं ना, हड्डी का द्रव बोलते हैं, वो हड्डी के द्रव में, वो ऑक्सीजन से भरा हुआ हड्डी के द्रव में जो जीवन का प्राण रस बनता है, जो प्राण रस कहलाता है, यह प्राण रस हमारे जीवात्मा का जो प्राणायाम से संबंध से आता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो जीवात्मा इस संसार के को जो रसायन जो देता है, जो रसायन तत्वों को जो प्रभावशील बनाता है, वह इसी मार्ग में लेके आता है, जिसको आप बोन मेरो बोलते हैं। वह बोन मेरो दरअसल वह एक जीवात्मा के द्वारा दिया गया जीव द्रव्य है। एक ऐसा द्रव्य जो मटेरियल जगत को उत्पन्न कर देता है। चैतन्य से पदार्थ में कन्वर्ट का काम होता है। चैतन्य से जो पदार्थ में जो बदलने का जो प्लेटफॉर्म है, उसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं।
बदलने का प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह जहां आकर के मैसेंजर को सिखाए अपने आप के स्वरूपों को बदल देती है। जब हमारा आरएनए और डीएनए अलग अलग घटकों में बदलते हैं मित्रों, तो उसके अंदर में जो क्षार होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, जो अपने चीज़ों को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, वो यहीं से इसकी चीज़ें होती है। और इस सब को शानदार बनाने का, जानदार बनाने का और प्राणवान बनाने का कार्य हमारी सांसें करती हैं। तो जो हमारी सांसें हैं, इस सांसें इतनी कीमती है मित्र। यह सांस जो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन जो ग्रहण करता है, इसी जो बाहरी वातावरण में जो ऑक्सीजन के साथ में तमाम तरह की गैसें हैं उसको भी ग्रहण कर लेता है। और जो यहाँ के जो मैग्नेटिक तत्व है, जो ऑक्सीजन से लिपट करके जो आयन में आता है, जिसको आप धनायन और ऋण आयन बोलते हैं, आयन का संबंध जो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आप बोलते रहते हैं, जो चक्र घूमते रहता है। हमारे रसायन के विद्यार्थी बहुत बढ़िया जानते हैं, रसायन के प्रोफेसर बहुत बढ़िया जानते हैं। ये आयनों का संबंध, ये ऑक्सीजन आयनों का संबंध है। जब ऑक्सीजन से आयन को तोड़ा जाता है तब वो प्राणायाम बनता है। जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तब वो सांसें बनती हैं। और जब उस ऑक्सीजन से हम आयन को तोड़ते हैं तब वो प्राणायाम बनती है। यानी प्राणों को हम अलग अलग आयामों तक पहुंचाते हैं, अलग अलग डायमेंशन तक पहुंचा देते हैं। प्राण मतलब क्या है? ऑक्सीजन का वो सूक्ष्म स्वरूप जिसमें से आयनों को हम तोड़ते हैं। जब आयन और इलेक्ट्रॉन को जब तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनों से उस सूक्ष्म जगत की एनर्जी को जब हम तोड़ते हैं, वो सूक्ष्म एनर्जियाँ जब अपने चैतन्य स्वरूप में प्रकट होकर के हमारे रीढ़ की हड्डी में पहुंचता है, उस पोपल रीढ़ की हड्डी में, और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, और वहाँ से जा कर के हमारे जीवात्मा और हमारे मन और हमारे प्राण के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। ये शरीर मन और मस्तिष्क और अंदर तमाम एक ऐसी संसार को पुष्ट करता हुआ चला जाता है। मेंढक को प्रकृति के रूप में मिल जाता है कि अपने प्राण के आयाम को अपने स्थापित कर ले। मछली को प्रकृति के रूप में मिल जाता है कि वह जल से ऑक्सीजन को तोड़े और अपने गलफड़े में ले जा करके अपने पेट में अपने स्थान को सुरक्षित कर ले, और उसका एक अंग मिल जाता है। मेंढक को मिल जाता है कि सूक्ष्म शरीर से वो संभोग क्रिया करके वह वास्तविक शरीर को जायगोट प्रक्रिया करके बदल दे। इस संसार में वह संभोग का सबसे अति सूक्ष्म स्वरूप लेकर के आता है मेढक। उसको प्रकृति ने बना दिया। देख मनुष्य, तू समझ, मनुष्य को समझा दिया कि तुम्हारे शरीर के अंदर में स्त्री और पुरुष दोनों हैं। तो योग को कहा कि देख, इसके अंदर में स्त्री गुण भी है, पुरुष भी है। इसके अंदर में वह पुरुष लिंग भी है और स्त्री लिंग भी है। दोनों लिंगों को वह लेकर के आ जाता है। ऐसे कितने जीव जगत हैं जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं आपस में। उसमें पुरलिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है। शरीर वही रहता है, कोशिकाएं वही रहती है, प्राण वही रहते हैं। सारा सूक्ष्म जगत का खेल वही चलते रहता है। मित्रों, आप जीवों को अध्ययन करेंगे तो मेरे जीव जगत को अध्ययन करने वाले मेरे वैज्ञानिक तो ऑटोमेटिक साधक हो जाते हैं, चिंतन हो जाते हैं, ऋषि बन जाते हैं, क्योंकि वह उसने जगत को अध्ययन किया है। आपने मन को अध्ययन किया है, किसी ने प्राण को अध्ययन किया है, किसी ने आयाम को अध्ययन किया है। अलग अलग स्तर है इसका मित्र। तो सांस लेने की कला है प्राणायाम, सांस भरने की कला है प्राणायाम, सांस को प्राण के आयाम तक पहुंचाने की कला है प्राणायाम। तो मित्रों, कभी किसी संबंध में और हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक एक संबंध में बड़ी बड़ी चर्चाएं हो जाएगी। ये शोध का विषय हो जाता है। शोध करना, आप भी शोध करना, मैं भी शोध करता हूँ। बहुत सारी बातें हैं जिसको बाद में बताएंगे, तब तक आप अपना होमवर्क पूरा करें। तो जब आपको सांस लेना है तो इसमें हम मोटी मोटी आप बात बता दें। जब आप सांस लेते हो, यदि ऊपरी सांस लेते हो तो मन प्रभावित हो जाता है। यदि आपको सांस पेट तक भरते हो तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। यदि आपने सांसों को सही ढंग से लिया, सांसों को सही ढंग से पेट तक पहुंचाया और सही ढंग से फेफड़ा तक आपने, फेफड़ा की एक एक चीज़ों को आपने फुलाया और आपके फेफड़ा पूरी तरह से ऑक्सीजन से तरबतर हो गया, और आपका पेट का आकुंचन और प्रकुंचन, पेट की गतियों में जो आपके मस्तिष्क ने आपको आपके सांसों को पहुंचाया, प्राणायाम लिया, तो आपकी पेट के माध्यम से और रीढ़ के हड्डी से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंच जाता है आपकी प्राणायाम। और जब आपने अपने प्राण को आयाम तक पहुंचा देते तो वो आपकी साधन और सिद्धि बनता हो चला जाता है। तो हमारी सांसें शरीर के लिए भी है, शरीर को तंदुरुस्त भी करेगा। हमारी सांसें मन के लिए भी है, मन को भी शानदार बनेगा। हमारी सांसें हमारी एक जीवात्मा के लिए है, एक एक कोशिकाओं में बैठे हुए डीएनए और आरएनए को भी पुष्ट करता हुआ, अनुवांशिकी को पुष्ट करता हुआ निकल जाएगा।
हमारी सांसें हमारी जीवात्मा को भी साधना से भर देगा और हमारी सांसें हमारे मस्तिष्क को भी साधना में कर देगा। चेतन अवचेतन मन को भी हमारे अनुकूल बनाता हुआ चला जाएगा और इस ब्रह्मांड की भाव जगत को, सूक्ष्म जगत को, अंतर जगत को यह हमारी प्राणायाम प्राण के आयामों से पुष्ट करता हुआ चला जाता है। मित्र, छोट दिखने में बहुत मामूली सी है सांसें, पर ये इसकी अद्भुत चीजें हैं। तो जब आप रीढ़ की हड्डी सीधा करके, कमर के सीधा करके जब आप बैठ करके जब प्राणायाम करते हो, अलग अलग प्राणायाम का सब उसका अलग अलग आयाम है, उसकी अलग अलग आयनों में टूटती है, अलग अलग तत्वों को वह पुष्ट करती है। जो तत्व को आप पुष्ट करेंगे उस तत्व को जीवात्मा में जा करके उसको वह सिद्धि तक पहुंचाएगा। आपका जल तत्व को पुष्ट करेंगे तो जल तत्व का गुण आएगा आपके भीतर, अग्नि तत्व को पुष्ट करेंगे अग्नि तत्व बढ़ेगा, वायु तत्व को, वायु तत्व, आकाश तत्व को, जो तत्व को आप पुष्ट करना चाहें। तो पांचों तत्वों के लिए मुख्य रूप से 5 प्राणायाम का अलग अलग विधियां हैं। तो बहुत लंबी बातें हो जाती हैं, लेकिन सबसे सरल हम कह देते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे रीढ़ की हड्डी के दाएं और बाएं एक अदृश्य मार्ग बनाता है। हमारे दोनों नाक के नथुने से ये बीच के मार्ग, जहां नाक का पोला क्षेत्र है, उस पोला के बीचों बीच मार्ग में वो किसी अंग को टच नहीं करता है। मित्रों, ये नाक के बीचों बीच मार्ग से वह होते होते वह श्वास नलिका से, वो फेफड़े की नलिका से, और वो फिर पेट पे जाता हुआ वो नाभि के क्षेत्र को प्रवेश करता हुआ और फिर अंततः वो यूरोस्टाइल में पहुंच करके जो हमारी जो कुल्हे के सबसे नीचे की हड्डी है वहाँ से प्रवेश करके वह हमारी रीढ़ के हड्डी के दाएं और बाएं रीढ़ के हड्डी को बिल्कुल स्पर्श करते हुए वो निकलते जाता है और हमारा एटलस मार्ग में आ जाता है और इस एटलस से हमारे कपाल तक आता है और हमारे कपाल से वह हमारी शिखा तक आते हुए वह इस ब्रह्मांड में मुक्त हो जाता है। आप उसी को चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी हम कहते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम बताने के लिए हम कह देते हैं कि भैया यह बायां भाग इस नाड़ी है, दाहिना भाग का इस नाड़ी है और दोनों नाक बाड़ी इस नाड़ी है। वह उसका स्थूल स्वरूप है। वो सूक्ष्म स्वरूप तो दोनों नासिका से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो पेट में मुंह से भर करके भी आप यहाँ से दाएं और बाएं कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि मार्ग बना हुआ आसान मार्ग है। रीढ़ की हड्डी जब सीधी रहेगी तो आपकी प्राणायाम का सचमुच लाभ होगा। आप लेट करके भी कर सकते हो, शवासन में भी कर सकते हो, आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, लेकिन यदि समुचित लाभ लेना है आपको तो आपको पद्मासन में लेनी चाहिए। पद्मासन में है और ध्यान मुद्रा में है यदि आप, और मन की गति से आप दाएं बाएं सांसों को भरना सीख जाते हैं और मन की संचालन से आप अपने अनैच्छिक क्रिया को ऐच्छिक क्रिया में बदल लेते हैं कि जब आप मन करें कि मेरी सिर्फ एक सांस चले, बायां सांस चले और सिर्फ बायां मार्ग खुल जाए और बाएं सांस चलते रहे। आपके मन की गति से यदि दाएं सांस खुल गया, के मन की गति से सुषुम्ना सांस खुल जाता है, उसी दिन आपकी रीढ़ की हड्डी के दाएं बाएं और चंद्र और सूर्य नाड़ी प्रकट हो जाता है। जब तक आपका नियंत्रण नहीं है, यानी आप अभ्यस्त नहीं हैं, तब तक आपको ये उंगलियों का सहारा लेना पड़ेगा। जब हम चंद्र और सूर्य नाड़ी कहते हैं तो हम अंगूठा और इसका इस्तेमाल करते हैं। अंगूठा मतलब अग्नि तत्व का इस्तेमाल करते हैं और वायु तत्व का इस्तेमाल करते हैं। अग्नि और वायु दोनों मिलकर के हमारे प्राणायाम को मुक्त तक की हमको पहुंचा देता है। वायु चाहिए गति के लिए और अग्नि चाहिए ऊपर उठने के लिए। तो ये 2 तत्व है हमारे। जब अग्नि तत्व हमारी दाहिना नासिका में और वायु तत्व हमारी बायां नासिका में प्रवेश करता है, जब हम अग्नि तत्व को कंप्रेस करते हैं, अग्नि तत्व को दबाव डालते हैं, अग्नि तत्व से अपने मन को दबाव डालते हैं और यहाँ एक्यूप्रेशर करते हैं और सांसें भरते हैं, तब मेरे प्राण में एक ऊपर उठने का गुण उत्पन्न हो जाता है। और जो ऊपर उठा हुआ प्राण है उसको जब हम वायु तत्व को दबा देते हैं तो वो उसको प्रसार और प्रचुरता में ले आता है। मित्रों, बड़ी बातें हो जाएगी, कहेंगे कि गुरुजी कहाँ से आप बात करते हो। मित्रों, आप इसको करके देखना, आंखें बंद रखना, जब भी प्राणायाम करना आंखें बंद रखना और सांसों को मन की आंखों से देखने की कोशिश करना, महसूस करने की कोशिश करना। एक एक सांसें आपका एक एक मंत्र की तरह काम करेगा, जादुई चमत्कार उत्पन्न होगा आपके जीवन में। तो नाक को ठीक रखो तो मन आपका ठीक रहेगा, पेट को ठीक रखो तो मस्तिष्क आपका ठीक रहेगा, फेफड़ा को ठीक रखो
तो आपका शरीर ठीक रहेगा। रीढ़ की हड्डी को ठीक रखो तो आपका चेतन मन अच्छा रहेगा। और आपका प्राणायाम यदि आप करते हो तो जीवात्मा आपका तंदुरुस्त रहेगा। तो आपके हाथ में आपका शरीर, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी साधना, आपकी आराधना, आपकी सिद्धि और आप स्वयं, आपकी मैं तक की यात्रा, आपका ईश्वर यानी परमात्मा और आत्मा। मित्रों, तो इस सांसों की माया को समझो और सांसें भरिए, इत्मीनान से सांसें लीजिए। जब तक आप अपनी सांस लेते हैं या प्राणायाम करते हैं तब तक गुरु जी को याद